पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो सबसे पहले तो आप लोग हमको ये बताइए कि कैसे हैं आप सब, है ना। और आज कौन सा डे है? तो चॉकलेट डे। तो कि चॉकलेट डे सेलिब्रेट करोगे हैं? बिना चॉकलेट दिए कैसे सेलिब्रेट करोगे? चलो हम ले लेते हैं, हम आपकी चॉकलेट मान लेते हैं और हैप्पी चॉकलेट डे टू यू ऑल। जो भी ये सब दिन चल रहे हैं, ये एक हफ्ते जो त्यौहार चल रहा है, ये सब आप हमारे ही साथ सेलिब्रेट कर लो, ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगर बाहर कहीं सेलिब्रेट करने गए और लंका लगी तो फिर हमसे नहीं कहना मैम मम्मी ने भी लंका लगा दी। ठीक। तो देखो, सबसे पहले तो आपसे भी बढ़िया से खुश होंगे, आशा ही नहीं पे तो विश्वास है। और एक बात बताए ना, एग्जाम आने वाले हैं, मेरे को भी पता है सबके एग्जाम आने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। आप बोले क्यों टेंशन ना लो? अगर आपसे कोई पूछे यार पेपर आने भाई, यार तुमको टेंशन नहीं है, कह दो नहीं, हम तो पीजी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, हमें क्यों टेंशन होगी। टेंशन तो मैम को नहीं चाहिए, वो खुद ही हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हैं पहले ही। अब तो हम लोगों का बहुत, और ऊपर से जैसे काला वाला इमोजी नहीं एटीट्यूड में रहता है चश्मे वाला, एकदम वैसे ही बोलो, कह दो हमको काहे की टेंशन होंगे, हम तो पहले एक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं भाई केवल। ओ भाई, वो सामने वाला टेंशन में आ जाएगा अगर आप ऐसे बोल दोगे। तो फिलहाल आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? समावेशी प्रथाओं को बनाना एवं बनाए रखना। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि पता नहीं आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से क्यों नहीं ज्वाइन हुए अभी तक। ये पीडीएफ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं। इसी नाम से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने कुछ भी क्वेश्चन है वो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ओके। और बाकी देखिए, जैसे हम क्या करते हैं अपने लाइफ में, कभी आपकी मान लीजिए फर्स्ट रैंक आ गई, तो फर्स्ट रैंक लाना, समझो बात को, फर्स्ट रैंक लाना आसान है। आप कहोगे कि मैम आप क्या कह रही है, मेरी क्लास में तो बहुत टफ कंपटीशन होता था। हम कह रहे सुनो फिर से मेरी बात, फर्स्ट रैंक लाना इट्स वेरी सिंपल, और फर्स्ट रैंक पर बने रहना इट्स वेरी टफ। क्या कहा मैंने? फर्स्ट रैंक लाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसी रैंक पर बने रहना बहुत कठिन होता है ना। तो उसी तरीके से ये भी है कि समावेशी प्रथाओं को बना कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना तो ठीक है, चलो कमेटी बन गई, लेकिन उसे बनाए रखना, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या क्या चीज़ें होती है ये हम समझेंगे। तो समझो, ये क्या है, एक तरीके की आपकी मैराथन क्लास है। आज की इस क्लास में हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करके आपका समावेशी शिक्षा का अंत कर देंगे, और फिर हम जहाँ लेंगे गंगा। क्यों? क्योंकि आपका पेपर 1 यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, पेपर 2 शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, पेपर 3 शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, पेपर 4 में जिन बच्चों ने मूल्य एवं शांति शिक्षा ले रखा था यानी वैल्यू एंड पीस, उनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और जिन्होंने समावेशी शिक्षा ले रखा था आज से, उनकी क्लासेस भी थियोरेटिकल तो सारी कंप्लीट हो गई। अब बात करें यदि एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज की पेपर 1 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी, पेपर 2 की भी कंप्लीट हो चुकी है, और पेपर 3 को की क्लासेस में एमसीक्यूज की शाम को 4 बजे आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये शाम को 6 बजे वाली आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस चलती थी, अब तो ये कंप्लीट करवाने के आज से बंद हो जाएगी। तो ये आपको अब 6:30 बजे हम इसकी भी क्या करवाने लगेंगे, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करवाने लगेंगे 6:30 बजे भी। देखो, थ्योरेटिकल होगा तो हम आपको थ्योरेटिकल पढ़ा चुके हैं, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आप लिख लोगे, उसमें हम आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताएंगे अब एक वीडियो के माध्यम से कि थ्योरी का पेपर आए तो कैसे लिखना है, तो वो तो आप कर लोगे। लेकिन एमसीक्यूज में होती है प्रैक्टिस की ज़रूरत, तो वो करनी बहुत ज़रूरी है, और यही आपके यूपी टेट और टीचर के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। आर यू रेडी फॉर दिस मैराथन? हाउ इज़ द जोश? फटाफट से लिख दो हाई मैम। जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कराओ, कह दो आज तो लास्ट चैप्टर है, आज तो चलो भैया राजा। समावेशी प्रथाओं को बनाने एवं उन प्रथाओं को बनाए रखने में शिक्षक एवं अभिभावक, विशिष्ट शिक्षक, समूह शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, वाक चिकित्सक, मनोचिकित्सक, व्यवसायिक चिकित्सक एवं परामर्शदाता आदि सम्मिलित होते हैं। ये सभी मिलकर विभिन्न प्रकार से विकलांगता से ग्रसित एवं सामान्य बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। व्यवसायिक चिकित्सक एवं परामर्शदाता विकलांगों के को व्यवसाय के लिए परामर्श देते हैं एवं प्रशिक्षित करते हैं। शिक्षण एवं सह शिक्षण में माता पिता भी शिक्षक के साथ मिलकर बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? तो अध्यापक यानी टीचर, फिर पेरेंट्स, और उसके बाद में वो कम्युनिटी, वो समुदाय। फिर देखिए, समावेशी शिक्षा में अध्यापक का क्या रोल रहता है। अब समझो, ये आप लोगों के लिए है। देखिए कि क्लास टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, शिक्षण प्रत्येक बालक में सर्वथा उचित गुण विकसित करने का प्रयत्न करता है। जब बालक परिवार से दूर रहता है तो शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो अधिकाधिक सहयोग देता है,
शिक्षक बधिर तथा गामक बालकों के उत्थान में विशिष्ट भूमिका निर्वाह करता है। कुछ अतिरिक्त गुणों के साथ शिक्षकों का शिक्षण तथा मार्गदर्शन में मूल उद्देश्य होता है बालक का कक्षा में रुचि लेना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है क्या होता है? कि बच्चे क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो। हम अगर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मेरे को पता चल जाएगा, है ना। लाइव क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? ये अभी जब आप खुद एक क्लास में होंगे, बच्चे आपके सामने बैठ के आप पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आप उस अवस्था से गुजर चुके हैं, है ना। उस अवस्था से गुजर चुके होते हैं, आप अपना क्लास 1 to 5 कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि बच्चा आजकल चाहे जितना तेज हो, वो आपके सामने क्या क्या चरित्र कर सकता है वो सब आप समझ जाओगे, है ना। उनकी शैतानियाँ सब समझ आएंगी आपको। तो जहाँ तक व्यवहारिक हो, शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब जो जो उनकी चीज़ें हों, है ना, ऐसे शिक्षक को एक कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे की नीड्स को पूरा कर सकें, जिससे शिक्षक छात्र संबंध अच्छे हो सके। मतलब जिससे कुल मिला के बच्चों के साथ जो आपका रिलेशन हो वो बढ़िया हो। मतलब आपसे वो कोई बात कहने में उनको हेजिटेशन ना हो, है ना। उसके बाद में देखिए, शिक्षक को प्रसन्नचित्त एवं विनोदी होना चाहिए। उनमें छात्रों की आवश्यकताओं एवं प्रवृत्तियों को समझने की योग्यता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या कम से कम समय में बालकों की समस्याओं को उनके माता पिता को बताना। मतलब जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भले बच्चा बिना अपने मम्मा पापा को बताए, अपने टीचर को क्लोज समझ के आप तक पहुंचाए, लेकिन वो बात गुप्त ही रहे और उनके मम्मा पापा को भी आप बता दो। और इस तरीके से बताओ कि वो उन्हें ना डांटे ना चिल्लाए, बल्कि उनका और ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत अभिलेख शिक्षक के द्वारा लिपिबद्ध होना चाहिए, जिससे सुधार हेतु कार्यक्रम समय समय पर बनाए जा सके। शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा का तथा समावेशी शिक्षा का स्पष्ट ज्ञान तथा प्रारूप पता होना चाहिए। अब जैसे नॉर्मली हम आपको बीएड की क्लास दे रहे हैं ना, तो आप ये विशिष्ट, ये जो आपकी समावेशी शिक्षा है ना, ये आप पढ़ रहे हो, लेकिन सोचो कि आप विशिष्ट बालकों की क्लास ले लो जा करके, तो उसके लिए भी आपको फिर विशिष्ट ट्रेनिंग की नीड होगी ना। उसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, उसके बाद ही में आप वो क्लास लेने में एलिजिबल हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में जा नहीं पाओगे, जाओगे, सब बातें होंगी, लेकिन आप बच्चों के साथ में घुल मिल उतनी जल्दी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो सारी बातें नहीं पता होंगी जो एक ट्रेंड टीचर के अंतर्गत को सिखाई जाती हैं या एक ट्रेंड टीचर के अंतर्गत होती हैं। आई बात समझ? बालकों के सुधार हेतु शिक्षण कार्यक्रमों को शिक्षकों द्वारा समय समय पर बनाना चाहिए, जो बालकों की विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को अनुदेशनात्मक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों के लिए शिक्षकों को अन्य कार्यक्षेत्र के शिक्षाविदों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जिससे छात्रों की शिक्षा को श्रेष्ठ शिक्षा दी जा सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। ये दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट शिक्षा संस्थानों अथवा सामान्य शिक्षा देना कठिन कार्य होता है। इस प्रकार के बालकों को पहचानना, उनकी बाध्यता का निर्धारण करना, शिक्षा संस्था में उनका प्रवेश लेना उनकी विशिष्ट माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का ही कार्य नहीं है, अपितु विभिन्न मंडलों के मिले जुले सामूहिक प्रयासों के द्वारा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। आई बात समझ? अब समावेशी शिक्षा में एक अध्यापक की भूमिका क्या क्या होती है, रोल ऑफ अ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन की यदि बात की जाए, तो अब देखो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाया गया है, तो बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। ये सब बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर बीएड में ये सब्जेक्ट्स क्यों रखे गए? क्यों? क्योंकि आप आगे चल के जब एक बच्चे की क्लास ले रहे होंगे, है ना, एक बच्चे की क्या मतलब पूरे 30 बच्चों की या जितने भी बच्चे होंगे आपके क्लास में, उनकी क्लास ले रहे होंगे, तो आपके अंदर भी इन सब चीज़ों की कमी ना हो, ये सब आपको चीज़ें पहले ही पता हो, बच्चों का बिहेवियर, इसीलिए आपको बाल्यावस्था, किशोरावस्था सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए आपके सब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। देखिए, तो इसी के सापेक्ष पहला पॉइंट क्या है कि बच्चों की मानवीय विभिन्नताओं को समझना एवं उन्हें उनकी मानवीय विभिन्नताओं को स्वीकार करना सिखाना, यानी बच्चों को ह्यूमैनिटी सिखाना किसका काम होता है? एक टीचर का काम होता है। फिर देखो, जैसे ह्यूमैनिटी सिखाना उनका काम होता है, वैसे हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी ह्यूमैनिटी दिखाइए। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है।
आपके इक्का दुक्का जो भी दोस्त हो जो आपके बीएड कर रहे हो साथी सहपाठी, उन तक चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करवाओ। पहली बात तो सपना अधूरा रह ही गया मान लो, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिए, है ना, अभी भी आपके पास समय है। कक्षा कक्ष हमारा टारगेट है 10K का, बहुत जल्दी आप लोग 10K सब्सक्राइबर्स 20 फेब तक करवा दीजिए, है ना। उसका देखिए, कक्षा कक्ष गतिविधियों में प्रत्येक बच्चे को प्रतिभागिता के अवसर प्रदान करना, बाधित बच्चों के प्रभावशाली अधिगम हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, विशिष्ट उपलब्धि के लिए बाधित बच्चों को अभिप्रेरित करना, निरंतर निरंतर मूल्यांकन द्वारा बाधित बच्चों की प्रगति सुनिश्चित करना, सामान्य एवं बाधित दोनों प्रकार के बच्चों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, सामान्य एवं बधिर बच्चों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, अभिभावकों को गृह अधिगम को बढ़ावा देने के तकनीकें बताना। नेक्स्ट पॉइंट, कम से कम समय में बालकों की समस्याओं को उनके माता पिता को बताना। ये सब किसके काम है? इंक्लूसिव एजुकेशन में जब आप एज अ टीचर रोल कर रहे होगे तब के हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यकता अनुसार एवं योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम में गृह कार्य आदि का निर्माण करना, बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना, उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना। यानी टाइमली टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट भी करना किसका काम होता है? एक टीचर का काम होता है। बच्चों को आधुनिक उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित करना, यानी जो आजकल के टाइम पे जो टेक्निकल चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, है ना, उसमें भी उनको ट्रेंड करना। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक रूप से असमर्थ बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को समझना, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें अन्य व्यवसाय द्वारा सहयोग प्रदान करना, बच्चों द्वारा उपयोग में लाई जा रही विशिष्ट सेवाओं की जांच करना, शून्य अस्वीकृति नीति यानी जीरो रिडक्शन पॉलिसी के सिद्धांत के तहत प्रत्येक बच्चे का कक्षा कक्ष में स्वागत करना, बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास करना, बाधित बच्चों की समस्याओं को समझने में अभिभावकों, शिक्षा कर्मियों की सहायता करना, इष्टतम उपलब्धि के लिए बाधित बच्चों को अभिप्रेरित करना। ये सब किसके काम है? एज अ टीचर। ये सब देख लो कितने सारे चीजें हैं। बाधित बच्चों के लिए निरंतर मूल्यांकन द्वारा उनकी प्रगति को सुनिश्चित करना। मतलब अब मैम निरंतर मूल्यांकन मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आपने चैप्टर 1 का टेस्ट ले लिया बस बात खत्म कि हाँ बच्चे देख लिए। हाँ, अब पता चले चैप्टर 1 में चिंटू टॉप कर रहे थे और फिर आपने 10 दिन बाद कहा चैप्टर 2 का टेस्ट होगा, उसमें पिंकी टॉप कर गई, है ना, फिर राहुल टॉप कर गए, फिर नेहा टॉप कर गई। तो अब आपको चिंटू, राहुल, पिंकी इन सबसे जायजा भी तो लेना होगा ना कि आखिर आप लोगों के मार्क्स कमाए तो क्यों आए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट क्या है कि समुदाय द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाग लेना। मतलब कोई फंक्शन कुछ भी हो रहा तो ऐसा नहीं इनको दिखाना कि भाई आप विशिष्ट हैं तो आप भाग नहीं ले सकते हैं या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ऐसी चीज़ें निगेटिव नहीं बतानी है बच्चों को, बल्कि उनको आगे से आगे पार्टिसिपेट करवाना किसका काम है? एक टीचर का काम है। बाधित बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख देना, है ना। जो बच्चा कमज़ोर है, जो बच्चा जिसको दिक्कत है, उसके मेंटल, उसके फिजिकल जो भी रिलेटेड क्वेरीज होती हैं उनको सॉल्व आउट करना, उनको टाइमली डॉक्टर तक ले जाना, वैकल्पिक शिक्षण तकनीक के निर्माण करना, प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत अभिलेख शिक्षक के द्वारा लिपिबद्ध होना चाहिए जिससे सुधार हेतु कार्यक्रम समय समय पर बनाया जा सके। शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा का तथा समावेशी शिक्षा का स्पष्ट ज्ञान तथा प्रारूप पता होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के अनुदेशनात्मक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि शारीरिक रूप से बाधित छात्रों के लिए शिक्षकों को अन्य कार्यक्षेत्र के शिक्षाविदों के सहयोग प्राप्त करना चाहिए जिससे छात्रों की शिक्षा को श्रेष्ठ शिक्षा दी जा सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके, उनकी नीड्स भी पूरी हो सके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु अध्यापक के उत्तरदायित्व, जो टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। समझो बात को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम आपके पढ़ाने जा रहे हैं, ना सिर्फ इस चैप्टर का अपितु इस पूरे सब्जेक्ट का, इस पूरे समावेशी शिक्षा किताब का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज़रूर देखो एक बार बताए, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण का मतलब यही नहीं आप सोच लेना कि इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आंसर बस एग्जाम में आएगा, इसी चैप्टर से आएगा, इसी को हम पढ़ लें और हम लंका लगा देंगे जाकर पेपर में और हम तोप चला देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण के दो मीनिंग होते हैं बेटा। एक महत्वपूर्ण का तो हाँ परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण का मतलब जब भी हम कहें तो ये ज़रूर समझ लेना आप, वो क्या, वो ये हमेशा समझा करो कि ये आपके डेली लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। क्या कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो आप डेली लाइफ जी रहे हो, जिन चीज़ों का सामना करोगे आप, है ना, उससे जुड़ी हुई ये बातें हैं
और लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। ये ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पर हम कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से तो नो डाउट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके जीवन से, आपके है ना, नित्य प्रतिदिन जीवन से भी बहुत जुड़ा हुआ संबंधित टॉपिक है। तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, आज तो एटलीस्ट लाइक कर दो यार। आज तो कम से कम लास्ट क्लास है आपकी थ्योरेटिकल, देखा जाए तो अब थ्योरेटिकल क्लासेस तो बहुत कम ही होने वाली हैं, तो फटाफट से जाओ और लाइक करो, है ना। नेक्स्ट देखो, समावेशी परिवेश में शिक्षण एक जटिल कार्य है, इसलिए प्रत्येक अध्यापक को अतिरिक्त समय, प्रशिक्षण, संसाधन, समुदाय एवं अभिभावक का सहयोग मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। समावेशी शिक्षण प्रणाली में सामान्य, विशिष्ट एवं संसाधन अध्यापकों के मध्य सहयोग एवं आपसी समझ होना आवश्यक है। समावेशी कक्षा के अध्यापक को 3R अधिकार, भूमिका एवं उत्तरदायित्व की जानकारी होनी अति आवश्यक है। जो इंक्लूसिव क्लास होती है आपकी, उसमें टीचर के पास 3R होते हैं। वेयर 3R का मतलब क्या होता है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला तो राइट यानी अधिकार होता है, दूसरा रोल यानी उसकी भूमिका, और तीसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसका उत्तरदायित्व, उसकी क्या जिम्मेदारी, जिसे आप कह सकते हैं। समावेशी प्रणाली में एक अध्यापक का भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के निम्न रूप से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले अगर बात की जाए तो दृष्टि बाधित बालकों के प्रति अध्यापक की उत्तरदायित्व। अब हम दृष्टि बाधित बालक पूरा पूरा एक दिन पूरा टॉपिक पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे हमसे पुरानी क्लासेस पूरी याद, समावेशी के आज अंतिम क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं, वो फटाफट से लिख दो, हाँ मैम पढ़ा चुके हैं। लिख दो फटाफट से, यस मैम पढ़ा चुके हैं, यस मैम, है ना। यस मैम भी लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगी, है ना। पढ़ाया है ना दृष्टिबाधित बालक। अब देखो, दृष्टिबाधित जब बालक पढ़ाया था, तुमने ये भी टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया हुआ, तो जल्दी जल्दी हम लोग सरसरी भरी नजरों से देखेंगे क्या, कि दृष्टिबाधित बालकों के प्रति अध्यापक का उत्तरदायित्व यानी टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विजुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कि ये बालक कई प्रकार के होते हैं। जैसे दृष्टिहीन, कुछ को कम दिखाई देता है, या फिर कुछ बच्चों को एक ही आंख काम कर रही होती है, या कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी जब कोई डिसीज है बच्चे के अंदर, तो उस समय टीचर का क्या रोल होना चाहिए, ये देखिए आप, कि अभ्यास द्वारा अधिगम में बच्चे के लिए सहायता करनी चाहिए। ये किसके इम्पोर्टेंट काम है? तो एज अ टीचर है आप, और अगर बच्चा ऐसा है तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके नैतिक कर्तव्य हैं। कि कक्षा में सुलभ संचालन हेतु व्यवस्था हो, अल्पदृष्टि बालक हेतु बड़े बड़े अक्षर वाली किताब की व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करना कि बच्चों को चिकित्सीय सेवा समय समय पर मिले, यानी टाइम टू टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में उन सबकी आई टेस्ट हो, जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं वो उनको मिले। सामान्य बच्चों को दृष्टिबाधित बच्चों की समस्याओं से अवगत कराना। जो बच्चे नॉर्मल हैं यानी सामान्य बालक हैं, उनको बताना कि देखो ये बच्चे, इनके अंदर ये दिक्कत है, फिर भी ये आपसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपसे अच्छा पढ़ पा रहे हैं, और ऐसा ना फील, और आपको इन लोगों के बीच में क्या सामंजस्य बिठा के रखना है, यानी बच्चे आपस में क्या हो, कोऑपरेट होकर के बैठे। दृष्टिबाधित बालकों को संगीत, नाच गाना जैसी सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सहभागिता के लिए भी प्रेरित करना। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अध्यापक का सकारात्मक दृष्टिकोण। अल्प दृष्टि वाले बच्चों को आगे बैठाना। बच्चों को श्रवण प्रशिक्षण देना। श्याम पट्ट पर लिखते समय ऊंची आवाज में बोलते हुए पढ़ना। विशिष्ट उपकरण जैसे ब्रेल, श्रवण यंत्र आदि का प्रयोग करना। ये सब हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ब्रेल लिपि क्या होती है ना, ब्रेल लिपि किसके लिए होती है ना, क्या दोष होता है तब ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, तो ये सब पढ़ा चुके। ये ब्रेल लिपि किसने दी, कब दी, तो सब पढ़ा चुके हैं ना। तो जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस नहीं ली है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 25 क्लास होंगी, आधे घंटे से ऊपर कोई क्लास होगी नहीं, है ना। तो आप फटाफट से ले लो जाकर के। एक दिन भी अगर आप ये सोच लो कि आज हम मैं थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करूंगा, तो विश्वास मानिए आप मेरा कि 3 दिन में आप एक चैप्टर की सारी थ्योरी क्लासेस कर सकते, अगर आप ठान लें तो, है ना। ऐसे तो बहुत लगेगा आपको, अरे मैम ने तो बहुत पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया। कुछ नहीं पढ़ाया है ना। आप जाओ और देखना शुरू करो। जिस समय आप पहला वीडियो देख लोगे ना, बस समझ लो कि उस समय वो प्लेलिस्ट खत्म। समझ गई बात? फिर और कुछ ना करो, लेकिन पढ़ाई मतलब फिर पढ़ाई करो उस समय, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की, श्रवण बाधित बालक जो होते हैं अगर क्लास में, है ना, समावेशी क्लास में, तो उनके प्रति अध्यापक का जो उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है कि श्रवण बाधित बालकों की समस्याओं को समझना, पहले तो उनकी प्रॉब्लम्स को जानना। उसके बाद में संसाधन, अध्यापक, अभिभावक एवं समुदाय के संपर्क में रहना। बच्चों को शब्दकोश की जानकारी देना। बोलते समय बच्चों की ओर देखना। छोटे वाक्यों का प्रयोग करना। धीमी गति से बोलना, बहुत धीमे धीमे आपको बोलना है। उन्हें श्यामपट्ट अथवा लेखन सामग्री की सहायता से पढ़ाना। श्रवण उपकरणों की पूर्व जानकारी रखना। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक रूप से यदि बाधित बच्चा है, बाधित बालक है, तब एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की चिकित्सीय सीमाओं को समझना चाहिए किसको, एक टीचर को, और उनमें सकारात्मक आत्मसंप्रत्यय का विकास करवाना है आपको। मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, बच्चे को उसकी बाध्यता को स्वीकार करना सिखाना, कि आपको बच्चे को ये तो सिखाना ही पड़ेगा ना कि बेटा आपके अंदर ये दिक्कत है, लेकिन इसको इतने प्यार से समझाना, इतने प्यार से उसको ये बात बताना, जैसे कि वो बच्चा उस बात का बुरा ना माने। और सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से इस तरह कह दोगे तो बुरा मान जाएगा। जैसे अगर मान लो किसी का डार्क स्किन है, ठीक है, कलर की अगर हम बात करें, तो उससे कह दिया जाए यार तुम ऐसा करो, ब्लैक ड्रेस नहीं पहनो, तुम्हारे पर अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको बहुत बेकार लगेगा, बहुत गंदा लगेगा सुनने में भी। और इवन इस तरीके से किसी को कहना भी नहीं चाहिए, किसी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए उसके साथ गया, अब आपको मना करना है तो मैम कैसे मना करेंगे। हमने कहा जैसे उसने ब्लैक ड्रेस पहनी, पीच कलर की ड्रेस पहनी, वाइट कलर की ड्रेस पहनी, अब सपोज पीच कलर उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उससे क्या बोलोगे, अरे यार भाई यार पीच कलर तुम्हारे पर एकदम खिल रहा है भाई, भाई यार अब तुम सब छोड़ दो यार, तुम पीच कलर लो। बच्चे वो कहे कि ब्लैक, तो नहीं यार वो ब्लैक ड्रेस है बढ़िया, लेकिन वो तुम्हारे चेहरे का जो ग्लो है वो इसी ड्रेस में आ रहा है। मतलब अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है ना, तो वो तरीका अपनाइए। नेक्स्ट पॉइंट, इन बच्चों की इच्छा शक्ति में वृद्धि करना है ना, कि कुछ कर गुजरने के इनके अंदर, इनके पास सामने एग्जाम्पल्स रखना, उन्हें अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करना सिखाना, उनके लिए कक्षा में बैठने की उपयुक्त व्यवस्था करवाना, उनके सहपाठियों से मधुर संबंध स्थापित करने में सहायता में करना, और उसके बाद में उन्हें जहाँ तक हो स्वावलंबी बनाना। किसका काम होता है, एक टीचर का काम होता है। जो बच्चा अधिगम असमर्थी बालकों के होता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर डीलिंग विद द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, है ना, अधिगम असमर्थी बालक की यदि बात की जाए, तो इस प्रकार के बच्चों की व्यवहारिक विशेषताओं का ठीक ढंग से निरीक्षण करना, बच्चों को तस्वीरों की सहायता से पढ़ाना, शिक्षा संबंधी समस्यात्मक क्षेत्र के बारे में अभ्यास करवाना, समान अर्थों वाले वाक्यों को अलग अलग पढ़ाना, अधिगम असमर्थी बालकों की आवश्यकता अनुसार सामग्री की व्यवस्था करना, ये सब किसके काम है, एज अ टीचर काम है। अगर बच्चों को क्या है, अधिगम संबंधी दिक्कत है तो। फिर उसके बाद में प्राम मस्तिष्कीय स्तंभन के लिए बालकों के प्रति अध्यापक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं। मतलब जो अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं उनके सामने एक टीचर की क्या रोल होना चाहिए, एक टीचर का क्या ड्यूटी होना चाहिए, ये सब इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। न जाने आपको कब किसका सामना करना पड़ जाए, जरूरी नहीं है कि आपकी कक्षा में सारे बालक आपको समान नहीं मिले, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इन बच्चों को पढ़ाने की विधि अलग होती है। इन बच्चों के प्रति अध्यापक को निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं। क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, ये हम लोग सब समझेंगे। कि कक्षा में समायोजन के लिए भावनात्मक सहयोग देना, सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग करना, श्रवण एवं दृश्य सामायिक सहायक सामग्री का उपयोग करना, सामान्य बच्चों को इन बच्चों को सहयोग देना सिखाना, और विशिष्ट कार्यों के लिए अतिरिक्त समय के उपयोग का प्रावधान रखना, बच्चों की शारीरिक अभ्यासों एवं खेलों में सहभागिता निश्चित करना, ये सब किसके काम है, टीचर्स के। अब परिवार की सहभागिता क्या होती है, यानी अभी तक आपने शिक्षक की सहभागिता पढ़ ली हर एक चीज में, अब परिवार की सहभागिता क्या होती है, तो ये समझो कि परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी प्री नर्सरी क्लास, है ना। तो आप क्या लिखा, क्या होगा, परिवार। तथा माँ को उसका प्रथम गुरु माना जाता है, यानी हम लोगों के प्रथम गुरु कौन है, तो मम्मा है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो बालक की शिक्षा में अभिभावक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और यदि बालक विशिष्ट हो तो यह योगदान और भी अधिक विशिष्ट हो जाता है। कि भाई जैसे बच्चा सामान्य है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विशिष्ट बालक है तो फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्वप्रथम अभिभावकों के लिए यह आवश्यक है, यानी पेरेंट्स के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने बालक की अक्षमता के विषय में पूर्ण ज्ञान हो, जिससे कि शिक्षण संस्थाएं उन्हें विशिष्ट बालकों की औपचारिक शिक्षा में सहभागी बना सके, जो कि समावेशी शिक्षा की अनिवार्यता है। राष्ट्रसंघ 1994 की सामान्य सभा द्वारा भी पहचाना गया कि छात्रों के अधिगम की उन्नति बनाने के लिए कक्षा प्रक्रिया की प्रभाविता शिक्षक, शिक्षा शास्त्री, अभिभावक एवं तथा अधिगामी के सहयोग के द्वारा प्रभावित होती है। शिक्षा का
शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान था, परंतु अब जो है, अब समझो, अब की यदि बात की जाए, अब समावेशी शिक्षा अवधारणा में ऐसी आदर्श कक्षा की कल्पना की गई है जहाँ प्रत्येक बालक की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। विशेष शिक्षा की अवधारणा में विशेष सामान्य शिक्षा का एक घटक था, जबकि समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा सब एक क्या है, एक ही भाग है ना। नेक्स्ट देखो, परिवार की विशिष्ट भूमिका की यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्या पढ़ना है आपको, सामान्य बालकों के विकास में परिवार की भूमिका क्या होती है, और फिर विशिष्ट बालक, यानी सबसे पहले तो जो आपका नॉर्मल बच्चा है उसके में क्या हो रहा है, और उसके बाद में जो स्पेशल बच्चा है उसके साथ में आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है एक परिवार में होकर के, है ना। सबसे पहले देखो, सामाजिक समायोजन बच्चे के साथ बनाना, सामाजिक जागरूकता का विकास होना, अच्छे गुणों का विकास होना, ये सब क्या, ये सब सामान्य बच्चे की बातें बताई गई आपको, है ना। अगर हम यही विशिष्ट बच्चे की बात करें, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले अभिभावकों के मतानुसार समावेशी शिक्षा उनके बालकों के विकास के लिए उपयुक्त है। वे निम्नलिखित कारणों से समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सबसे पहले सर्वांगीण विकास, सीधी सी बात है, जब बच्चा नॉर्मल बच्चे के साथ में रहेगा, सामान्य बालक के साथ में रहेगा, तो उसका जो विकास होगा वो कैसा होगा, सर्वांगीण, अर्थात अभिभावकों के अनुसार सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों का विभिन्न क्षेत्र में विकास होना संभव होता है। सामान्य बालकों को देखकर तथा उनका सहयोग प्राप्त कर बालकों को अधिगम की प्रेरणा मिलती है तथा विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अधिगम क्षमता का विकास की यदि हम बात करें तो अभिभावकों के अनुसार सामान्य कक्षा में अधिगम का उच्च स्तर उनके बालक के अधिगम क्षमता को बढ़ाता है तथा उन्हें अधिगम के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिकता का विकास, सामाजिक अंतःक्रिया का अवसर, और फिर सामान्य व्यवहार का अनुकरण, है ना। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। उपलब्धि का उच्च स्तर, उचित पाठ्य वस्तु का शिक्षण, समाज की सहभागिता में वृद्धि, और विद्यालय की सहगामी क्रियाओं में सहभागिता। ये तो एक हो गई छोटी सी बातें, जो नॉर्मल पॉइंट्स थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ पॉइंट्स समझ के, हेडिंग समझ के समझ में आ जाता है कि इसके अंतर्गत मेरे को लिखना क्या है ना। कुछ गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आपका शब्दकोश जितना ही ज़्यादा बेहतर होगा, मार्क्स आने के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। परिवार की सहभागिता के उपाय की यदि हम बात करें, मेजर्स फॉर फैमिली पार्टिसिपेशन की बात करें तो अभिभावक को अच्छी तरह से विशिष्ट बालक की कमियों तथा आवश्यकताओं का ज्ञान होना ही चाहिए, है ना। उसके बाद में देखिए, अब बात आती है सामुदायिक सहभागिता की, यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। अब मैम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है तो ये भी हम लोग समझेंगे, और उसके बाद में फिर बस आपका ये आज का ही अंतिम टॉपिक है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फिर करेंगे हम लोग सेशन के एंड। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दें यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब यदि हम बात करें सामुदायिक सहभागिता की तो समझिएगा, देखिए एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो बेटा, क्या है कि हम ये टॉपिक ना आपको 3 डेज में भी कंप्लीट करवा सकते थे। इवन कोई भी टीचर होता है वो आपको 3 डेज ले ज़रूर लेता है इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने में, लेकिन हम नहीं चाहते ना आपका कि नुकसान हो। ये मान के चलिए कि हमें छुट्टियां भी लेनी होती हैं या कभी कभी छुट्टियां हो भी जाती हैं, तो मेरे को बहुत अफसोस सा रहता है ना कि यार काश क्लास कर देते आपकी, है ना। तो जैसे हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रयास, तो वैसे आप लोग भी करो। शेयरिंग का, सब्सक्रिप्शन का, साथ में आपका लाइक का काम ये आपका है, तो अपनी ड्यूटी उसको समझो और करो आराम से। अब सबसे पहले सामुदायिक सहभागिता की बात करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें, तो जो विशिष्ट बालक होता है ना, जैसे मान लीजिए विशिष्ट का मतलब समझ गया ना, या तो वो दृष्टि बाधित हो सकता है, श्रवण बाधिता हो सकता है, उसको अंदर किसी न किसी प्रकार की विशिष्टपन हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को लोग क्या कहते हैं, कहते हैं पिछले जन्म का कर्म है जो निभोग नहीं जन्म, ऐसे करके लोग बोल देते हैं जो आपके समाज के लोग होते हैं। इवन जो माँ होती है उस बच्चे की, उसको ये तक ताने सुनने को मिलते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समाज में रह करके नहीं होनी चाहिए, और जब ये सब चीज़ें दूर होंगी तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में आगे आ पाएंगे। सामुदायिक सहभागिता के लिए उठाए जाने वाले कदम की यदि बात करें तो सबसे पहले अंधविश्वास तथा भ्रम को दूर करना लोगों के अंतर्गत कि ये पिछले जन्म का कर्म है। उसके अंदर समानता का व्यवहार करना, कभी जात, लिंग, क्षेत्र, इन सब के आधार पर बच्चों को ना देखें, है ना, उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सामान्य बालकों के अभिभावक को जागरूक बनाना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट्स किसको जागरूक करना है आपको, जो सामान्य बालक के पेरेंट्स हैं, कि आपको अपने बच्चों
में ये चीज़ें लाने ही नहीं देनी है भाई, कि वो बच्चा आपसे अलग है। उसको ये बताना है कि वो बच्चा आपकी ही तरह है ना। तो कुल मिला के सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी के घड़े के समान, या कह सकते हैं मिट्टी के समान होता है। हम उसको जैसा सेब दे रहे होंगे वो वैसा बन रहा होगा। तो आशा ही नहीं पे तो विश्वास है कि आप जब भी होंगे ऐसी चीज सिचुएशन अगर यदि आपके सामने आई, तो आप भी इवन देखो, आप विशिष्ट बालक के बच्चों को, माँ को पापा को नहीं समझाना है, सामान्य बच्चे के माँ पापा को समझाना है। तभी तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि बेटा क्यों नहीं बैठते, तो वो कहेगा उनके साथ, तो वो बताएगा नहीं मम्मा उसके साथ में नहीं बैठूंगा मैं, है ना, ये वो। तो तब आप उसको अच्छे से समझाओ तो तारीफ है ना। ये सब चीज़ें होती, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मनोवैज्ञानिक बता के चले गए, और इतनी अल्टीमेट अल्टीमेट बातें हैं कि इनको ना बहुत अच्छे से यदि कोई समझ जाए तो उसको जीवन में बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर है कि आपका शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, कि समावेशी शिक्षा की सफलता में शिक्षकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः यह आवश्यक है कि उनको समावेशी वातावरण के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षकों को विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं, कमियों, योग्यताओं, विशिष्टताओं तथा क्षमताओं के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे वे मुख्य धारा कक्षा में सम्मिलित विशिष्ट बालकों को पहचान कर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। साथ ही शिक्षकों को स्वयं भी इस अतिरिक्त भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। विशिष्ट बालकों के अभिभावकों को जागरूक करना, है ना, जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको भी जागरूक करना, यही सबसे बड़ा काम है। सामुदायिक सहभागिता के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, ये है आपका लास्ट, ये मान के चलिए समावेशी शिक्षा का लास्ट यूनिट की लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आज की इस कक्षा का अंतिम टॉपिक, इवन इन पूरी थ्योरी क्लासेस का अंतिम टॉपिक। तो ये मुझे अपने आप में बड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि पेपर अभी आने वाले हैं 15-20 दिन में, और उससे पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, पूरा थ्योरेटिकल क्लासेस, इवन 3 सब्जेक्ट के मल्टीपल क्लासेस। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है। एंड थैंक यू अलॉट, मीन्स अलॉट कि आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, क्योंकि आज ना बहुत खुशी का ये मोमेंट है ना। और आप सभी का साथ रहा, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, मुझे और किसी के साथ ही, यानी आपके, भगवान के, मम्मा पापा, परिवार के, फैमिली के, इन सब के साथ के अलावा और ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर बस सपोर्ट है आप लोगों का, लव है आप लोगों का, प्यार है इतना ज़्यादा, है ना। तो बस यही चाहिए भाई जीवन में, और कुछ ही चीज़ की कमी नहीं, भगवान की दया से। देखो, केवल सरकारी योजनाएं तथा विद्यालय बना देने से ही योजना सफल नहीं होती। यह जितनी महत्वाकांक्षी योजना है उतनी ही चुनौतीपूर्ण योजना भी है। यदि इसको उचित तथा सावधानी पूर्वक क्रियान्वित नहीं किया गया तो यह एक सैद्धांतिक नारा बनकर रह जाएगी। अतः इसकी सफलता के क्रियान्वयन के लिए उचित पाठ्यक्रम, शैक्षणिक विधि एवं मूल्यांकन विधि विकसित करना आवश्यक है। साथ ही इसकी सफलता के विषय में लोगों को अवगत कराना भी जरूरी है। समाज को चेतना संपन्न तथा जागरूक बनाए बिना समावेशी शिक्षा का सफल क्रियान्वयन निश्चित ही कठिन है। इसकी सफलता के लिए इसे लागू करने वाले तंत्र की मानसिकता में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। इस प्रयास में परिवार तथा समाज के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं तथा मीडिया की पूर्ण महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है। इस प्रकार एट लास्ट ऑफ द सेशन, लास्ट ऑफ द वीडियो, हम कह सकते हैं कि विशेष शिक्षा एक प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम तथा अभिन्यास कार्य है, जिसमें विशिष्ट कक्षाएं पर कार्यक्रम अथवा असमर्थ बच्चों के शैक्षिक सामर्थ्य विकसित करने वाली सेवाएं, जैसे स्कूल कमेटी द्वारा ऐसे बच्चों को शैक्षिक पद पर स्थापन, लोक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मंदी विभाग, युवा एवं समाज सेवाएं एक शैक्षिक बोर्ड द्वारा बनाया गया अधिनियम आदि सम्मिलित है ना। तो फाइनली ये टॉपिक तो होता है आज से आपका पूरा। इवन हमको बहुत खुशी हो रही है, फिर से आपको हम एक बार करा रहे हैं शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, है ना। और उसके बाद में आपके चार्ट पेपर में 2 टॉपिक्स, एक वैल्यू एंड पीस का और दूसरा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का, है ना। तो इन 5 पेपर की थ्योरी क्लासेस हो चुकी हैं बच्चा, और साथ में MCQs की हम यदि बात कर लें तो पेपर 1, 2, 3 के तो लगभग पूरे पूरे हो गए थे, हम फिर से रिवीजन करवा रहे हैं ना। तो ये थी हमें एक छोटी सी जानकारी, मिलता है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। और कल की जो अब से जो टाइमिंग रहने वाली है वो हम आपको
टेलीग्राम पे बता देंगे। क्यों? क्योंकि शाम की क्लास तो हम ख़त्म कर रहे हैं अब, है ना, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो रहा है, और शाम को थोड़ा सा इशू भी रहता है नेटवर्क का भी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। तो क्या रहेगी टाइमिंग, क्या न्यू न्यू टाइमिंग नहीं रहेगी, ये हम आपको और टेलीग्राम पे बता देंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सर्च कर लीजिएगा पीजी पॉइंट, या फिर आप एक काम करिएगा, अगर आप तब भी नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप पीछे से आ जाइएगा, है ना, वहाँ का गेट खुला मिलेगा आपको। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बच्चा पार्टी बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा और बोलिएगा पेरेंट्स को अपने कि ये मम्मा पापा आपका ही आशीर्वाद है कि मेरी मैम इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा पाई। ठीक है, और छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल, रियली लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, यू ऑल आर द इंस्पिरेशन, यू ऑल आर द memorable part of this channel, है ना। So thank you and it means a lot.